एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज के टाइम पे हमारी सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, ये उनके माननीय पिताजी हैं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी। और ये काफी महान कवि थे उस टाइम के। तो इन्होंने आज की जो कविता है आत्म परिचय, इसमें इन्होंने खुद की एक आप कह सकते हो पर्सनैलिटी या खुद के व्यक्तित्व के बारे में ही इन्होंने बताया है। आत्म परिचय यानी खुद का इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने कि ये कैसे हैं, ठीक है। और वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत है, यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो अपने जीवन के जितने भी उनके कर्तव्य हैं और दायित्व हैं उनके प्रति वो काफी ज्यादा सचेत रहते हैं। कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा मैंने आपको परिचय दिया है, पहले हम मेन अपनी लाइंस पे आते हैं। तो इसमें कविता की लाइनें हैं कि मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले हमें प्रसंग देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है, इन काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, कवि की पर्सनैलिटी कैसी है, वो खुद के बारे में क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो कवि कहता है कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, यानी कि इस दुनिया की जो मुश्किलें हैं और फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। इतने दुख और इतने मुश्किलों के बाद भी वो अपने जीवन से निराश नहीं है, वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है, ठीक है। काफी ज्यादा कवि अपने आप से संतुष्ट रहता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे भाई प्रसंग तो देख लिया, संदर्भ तो देखा नहीं। इस वीडियो के एंड तक देखते जाना, मैं आपको एक ही बार बताऊंगा, वो आपके हर जितने भी बताते हैं, आप ये समझ लो जितने भी काव्यांश आते हैं सब में वो लाइनें चल जाएंगी, विशेष की भी और साथ ही साथ संदर्भ की भी, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो कवि ये भी बताते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए हूँ। यानी कि यहाँ पे जब हमने ये लाइन पढ़ी कि झंकृत, झंकृत का मतलब होता है कि झनकार देना। अब झनकार की आवाज कहाँ से आती है, कोई वाद्य यंत्र होता है उसी के अंदर से आती है। तो कवि यही बताते हैं कि मैं मतलब अपने सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र के मतलब अपने साथ लिए हुए हूं, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया हो, कंपित कर दिया हो। यानी कि उनके दिल को किसी ने छू लिया है, उनके दिल में जो है उन्होंने अपने दिल को कैसा बताया है, एक वाद्य यंत्र को बताते हुए कहा है उन्होंने कि मेरा दिल जो है वो वाद्य यंत्र है और इसकी तार को किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। अब वो किसी कौन है, उनका कोई प्रेमी हो सकता है, उनका कोई मित्र हो सकता है या उनका कोई परिजन भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ किसी ने ये जो लाइन है इससे कवि का जो मतलब कोई भी प्रिय मित्र हो सकता है, कोई उनकी मतलब प्रियतम हो सकती है, ठीक है। तो प्रेमिका हो सकती है, कोई मित्र हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। और कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे, ठीक है। वो अपने जो भी मतलब उनका लवर है, जो उनकी प्रेमिका है या प्रिय है कोई भी, उनको वो कवि अपना प्यार देना चाहता है, ठीक है। वह अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। कवि चारों तरफ घूमता है कि उसको मतलब इस दुनिया में प्रेम कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया प्रेम से अलग एक दूसरी ही दुनिया है यहाँ पे, जहाँ पे बिल्कुल भी प्रेम की कोई जगह नहीं है। इसीलिए कवि को ये दुनिया भी थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। अब आगे की लाइनें हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है कि कवि आगे की लाइनों में कहते हैं कि मेरा मन जो है वो प्रेम की मदिरा पीकर मस्त है। मदिरा तो आप कह सकते हो एक तरीके से एक सेवन किया जाता है मदिरा का। तो वो बताते हैं कि जो मेरा मन है उसने तो भाई प्रेम का प्याला पी लिया है, ठीक है। सिंपल सी बात कहूं तो कवि के हृदय में प्रेम की भावना है, कवि प्रेम से भरा हुआ है यहाँ पे। और कवि ये कहता है कि ये दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोले, मैं तो प्रेम का प्याला पीकर अपने मगन रहता हूँ, मस्त एकदम रहता हूँ, मस्ती में झूमता हूँ, ठीक है। लोग जो है यहाँ पे भाई सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं इनकी मैक्सिमम जो आप कविताएं देखोगे इनकी खुद के ऊपर होती है, अपने ऊपर। लेकिन दूसरे जो कवि होते हैं वो सामाजिक जो सरोकार होते हैं, सामाजिक मुद्दों पर कविताएं बनाते थे। वहीं हरिवंश राय बच्चन जी अपने ऊपर ज्यादा लिखते थे। तो यहाँ पे इसी लाइन को अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो ये हो सकता है कि लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूं। मैं तो भाई अपनी कविताओं में अपनी बातें बताता हूं और अपनी कविताओं का विषय भी मैं खुद ही होता हूं। आपने देखा यहाँ पे आत्म परिचय जो उनकी कविता है, इसमें किसी और की नहीं बात कर रहे हैं, खुद की ही बात कर रहे हैं कि मैं हर लाइन में जो आपको दिख रहा है ये हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने लिए ही कहा है, ठीक है।
अब आगे की लाइनें हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। ठीक है, अब इसके देखते हैं प्रसंग में क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ कवि अपने उद्गारों, अपने यानी कि जो कवि के अंदर के जो भाव है, ठीक है, और सपनों का उजागर, मतलब अपने सपनों को वो उजागर करके अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है यहाँ पे कवि। अब इसकी व्याख्या से आपको समझ में आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूं। ठीक है, ये जो दुनिया है, ये जो चारों तरफ का संसार है, इसके लिए कवि अलग अलग बातों को सोचता है। और यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है, यानी कि जो कवि के दिल में प्यार है, वो अपने प्यार को, अपने प्रेम को बताना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। कवि कहता है कि मेरे दिल के अंदर जो कोमल भाव है, जो प्यार है, वो मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कवि ने एक चीज और बताने की कोशिश की है कि जो ये मनुष्य है, ये जो इंसान है, अपनी असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं, देखो इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, ना उसकी आकांक्षाएं कभी खत्म होती हैं। इसी के कारण इस भौतिक संसार में ये मनुष्य उलझा रहता है, ठीक है, अपनी इच्छाओं के कारण, जिस वजह से क्या होता है कि उनके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त हो चला रहा है। मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम नहीं करता, मनुष्य अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। इस अमूल्य प्रेम भावना से शून्य होने के कारण ही यह संसार कवि को अपूर्ण एवं अप्रिय लगता है, यानी कि संसार में प्रेम की भावना नहीं है, लोग प्यार नहीं करते एक दूसरे से, इसीलिए कवि को ये जो दुनिया है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और कवि चाहता है कि इस दुनिया में प्रेम हो। कवि का ये मानना है कि भाई दुनिया में लोग एक दूसरे से प्यार करें। अब आगे देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इसमें क्या है, देखो कवि अपने प्रेम की मदोशी में मस्त है। मैंने आपको बता दिया, कवि ने भाई कविता से स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने प्रेम का प्याला पी रखा है, वो सिर्फ प्यार की बातें करेंगे यहाँ पे। कवि बिल्कुल मदोश है, मस्त है, वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहते। कवि जिससे भी प्यार करते, मैंने आपको अभी बताया था, वो जो किसी वो जो वर्ड था, वो या तो उनकी प्रेमिका हो सकती है, कुछ स्पष्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं बता सकता, या उनको कोई मित्र हो सकता है, कोई परिजन हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने प्रियतम से या जो भी इनसे वो प्यार कर रहे हैं उनसे दूर नहीं होना चाहते, इसलिए वह उसकी मधुर स्मृति की ज्वाला मन में सुलगाए हुए हैं। कवि अपनी प्रेमिका या अपने जिससे भी वो प्यार करता है उसकी यादों को अपने मन में मतलब कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। कवि को अपने प्रिय से बहुत ज्यादा प्रेम है, गहरा प्रेम है, प्यार है, और कवि को प्रिय की यादों में ही आनंद मिलता है। जब जब कवि अपनी प्रिय को याद करता है, कवि को बहुत ज्यादा मतलब मजा आता है, भाई आनंद आता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। यह संसार सागर के समान भयंकर है। अब कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये समुद्र यानी कि सागर की तरह बहुत ज्यादा भयंकर है, इसे तैरने के लिए कोई ना कोई नाव जरूर चाहिए भाई। और यानी कि यहाँ पे भव सागर को, इस दुनिया के सागर को पार करने के लिए एक नाव चाहिए, और कवि अपने प्रिय के प्रेम भाव को नाव बनाकर उसी के सहारे या भाव सागर को पार करना चाहता है। देखो छायावादी कविताएं जो होती हैं उसमें थोड़ा सा यही सब होता है, छुपा होता है, ये आपको निकालना होता है व्याख्या में। अब यहाँ पे कवि जब यहाँ पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक नाव चाहिए इस दुनिया के संसार के सागर को पार करने के लिए, अब वो नाव कवि ने अपने जो दिल के अंदर प्यार है उसको बनाया है, यानी कि कवि इस अपने प्रेम भाव के सहारे इस दुनिया रूपी संसार को भी पार कर जाएंगे, ठीक है, प्यार के सहारे। कवि को संसार के विषय वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है, दुनिया में क्या चलता है कवि को कुछ ज्यादा बिल्कुल लगाव नहीं है, संसार में किसी में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, वह तो अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहता है। कवि बिल्कुल और बिल्कुल खोया हुआ है अपनी प्रिय की मधुर यादों में। नेक्स्ट लाइन है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब यहाँ से क्या होता है ये देखते हैं इसके प्रसंग को। इस काव्यांश में कवि ने भाई अपने यौवन का वर्णन किया है, जवानी का वर्णन किया है, अपने मनोभावों को प्रकट किया है। भाई जवानी में क्या होता है, कवि कहता है मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है, मैं अपने प्रेमी
प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। अब यहाँ पे भाई रिवील हो गया, यहाँ पे है मतलब प्रेमिका की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई कवि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ, मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है, वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ। अब जब साथ नहीं है उनकी प्रेमिका, अलग अलग है दोनों, तो कहीं ना कहीं वियोग के कारण उनको दुख होता है, वो कसमसाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, ठीक है, इधर उधर फिरते हैं, किसी की याद लिए फिरते हैं। तो यही इसमें बताया गया है। और क्या है, मेरे मन में अपनी प्रिय की कुछ ऐसे यादें समाई हुई हैं जिससे याद करके मैं मन ही मन रोता हूँ। यानी कि किसी को, यानी कि है कोई ऐसा इंसान जिसको याद करके कभी रोते हैं, परंतु दुनिया के सामने कभी दिखाता नहीं है कि मैं रोता भी हूँ। दुनिया के सामने कभी एक स्माइल रखता है अपने मुंह पे, ठीक है, एक मतलब मुस्कुराहट रखता है, एक हंसी रखता है, दुनिया को दिखाता है, लेकिन मन ही मन रोता है। अब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मोड़ना क्या जग जो इस पर भी सोखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान पुराना। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं इसका प्रसंग। तो इस काव्यांश में कवि ने दुनियादारी की भागदौड़ को, यानी कि जो सांसारिकता की जो भागदौड़ है उसको बिल्कुल व्यर्थ बताया है, वेस्ट बताया है, ठीक है, और उससे दूर रहने की सलाह दी है कवि ने सभी को, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या। देखो, संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। आज तक जीवन की जो सच्चाई है वो किसी को नहीं पता चल पाई है इस दुनिया में। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है, ठीक है, नादानी, ना समझी, आप इसको ये समझ सकते हो, ठीक है। और मतलब कवि ने यही बताया कि ये जो दुनियादारी की दौड़ है इसमें हर कोई लगा पड़ा है, और जो भी इस दुनियादारी की दौड़ में लगा पड़ा है वो सभी लोग नादान है, ना समझ है, ऐसा कवि समझता है, जो भी दुनियादारी के पीछे लगा हुआ है। जिससे संसार में जहां भी धन, वैभव, भोग सामग्री मिलती है वह वही दाना चुगने में लगा रहता है। ये आज की सच्चाई है। देखो भाई, जहां भी कुछ पैसा मिलता है, कुछ मतलब भोग सामग्री मिलती है, जहां से हमें आनंद मिलता हो, हम उसी में मगन रहते हैं, ठीक है। हम प्रेम से मतलब नहीं रखते इस दुनिया में, हमें सिर्फ पैसा, भोग सामग्री, आज के टाइम पे लगभग लोग यही। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। और ये जो नादानी है दुनियादारी की, कवि बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति नादानी करता है, दुनियादारी के पीछे पड़ता है, तो उसको ये नहीं पता होता और वो भूल जाता है कि वो संसार के जाल में फंस चुका है। ये चीजें पढ़ के आपको एक चीज याद है, कवि कहते हैं भाई मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया है, इस दुनियादारी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसलिए मैं सांसारिक दारी का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ, और मेरे को बिल्कुल भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आगे की लाइनें अब हम पढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कि इसमें क्या बताया है कवि ने, इस पद्यांश में सांसारिक लोगों से अलग भावुक कवि अपनी रचनात्मकता से एक भिन्न दुनिया का निर्माण करना चाहता है। देखो, कवि ने दुनियादारी को फॉलो करने वाले लोगों को बिल्कुल भी आगे समझ सकते हो कि नादान कहाँ है, ठीक है, बिल्कुल ना समझ मूर्ख बोला है। और कवि दुनियादारी से दूर है, कवि भावनात्मक है, बहुत ज्यादा भावुक है, भावों की ज्यादा वो अपने लिए मतलब वैल्यू समझता है। और इसमें कवि डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है, रचनात्मक कुछ लिखता है, अपनी कविताएं लिखता है, कुछ अपने कल्पना के संसार में कवि जीता है, ठीक है, इस दुनिया से दूर। आपको पता होगा कवियों को एक अलग ही संसार होता है जब वो लिखने बैठते हैं। तो इसमें और क्या है कि मैं दुनियादारी से अलग भावुक कवि हूं, कवि कहते हैं, ठीक है, संसार की चाल बिल्कुल अलग है, ये जो दुनिया है ये बिल्कुल अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, दुनियादारी का मतलब लालच, लोभ, पैसा, धन, दौलत, ठीक है, और कवि इन सब से दूर है। मैं भावना को महत्व देता हूँ, ठीक है, कवि कहते हैं मैं भावना को महत्व देता हूँ, मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है, बिल्कुल मेरा मेल नहीं खाता इस संसार के लोगों से। संसार तो धन और वैभव की दुनिया में खोया हुआ है, ये दुनिया पैसे लालच के पीछे ही पड़ी हुई है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये कविता थोड़ी हार्ड है, सीधे समझ में नहीं आती, थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाऊं। आगे है यहाँ पे, कवि मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम भरे संसार की रचना करता है। इसका मतलब है जो भी कवि अपनी रचनाएं करता है उसमें कुछ ना कुछ एक अलग होता है संसार, ठीक है, जिसमें प्यार हो। परंतु जब वह संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, जब कवि को लगता है जो उसने रचनाएं की है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसका जो संसार है जो कल्पना का वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो उसको मिटा देता है, दोबारा से ही निरंतर कुछ नया रचनात्मक करता है, फिर एक प्रेम का नया संसार करता है, फिर एक नई रचना करता है, ठीक है। मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ। देखो, कवि जो है मतलब वो डेली कुछ ना कुछ समाज के लिए कुछ लिखने की सोचते हैं, और यहाँ पे बच्चन जी ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि वो एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, परंतु कल्पना को साकार ना होते देख उसे मिटा डालता हूँ, ऐसा यहाँ पे कवि बताते हैं। आगे यह संसार जिससे धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। कवि
बिल्कुल भी धन वैभव लाभ लोन जो भी मतलब ये मतलब आप कह सकते हो लालच है, इससे दूर है। और कवि को प्रेम वाला संसार पसंद है, ऐसी दुनिया जहां प्यार हो, ठीक है, जहां पर पैसा और मतलब ये सब ना होता हो, प्रेम शून्य ना हो। प्रेम शून्य मतलब ऐसा कुछ मतलब जिसमें प्रेम बिल्कुल भी ना होता हो। कवि को बिल्कुल भी ये संसार ऐसा पसंद नहीं है। कवि को चाहिए कि जिसमें बिल्कुल भी मतलब ये सब ना हो और प्रेम ही प्रेम हो। आगे कुछ लाइनें हैं, इसको पढ़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। रोदन यानी कि रोना, ठीक है। तो इसमें आप ये समझ रहे हो, प्रसाद का मतलब होता है बड़े बड़े महल, भूप का मतलब होता है राजा। तो इसमें कवि ने यही बताया है कि उसके रोने में भी प्रेम छलकता है, यानी कि वो अपने प्रेम के आंसू रोता है। जो कवि आज जो कविताएं लिख रहा है, उसके जो रोना है, जो वो अपना रुदन यहाँ पे बताता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कवि अपना प्यार दिखाता है। इसका एग्जाम्पल अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे कवि कवि ये कहता है कि मेरे रोने में भी प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ, ठीक है। कवि का स्वर वेदना के कारण कोमल है, ठीक है। कवि काफी ज्यादा आप ये समझ सकते हो कि सैड से रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने प्रिय से दूर है। तो इसमें जो उनकी जो वाणी है, ठीक है, और जो मतलब काफी ज्यादा उनका जो स्वर है वो कोमल और मधुर हो चुका है, शीतल हो चुका है, किंतु उसमें प्रिय को ना पाने की आग अभी भी उतनी प्रबल है। उसकी आवाज कवि की चाहे कैसी भी हो गई हो, शीतल हो गई हो, ठीक है, वेदना के कारण रो रो के, लेकिन उसके अंदर आज भी वो आग उतनी ही जल रही है अपने प्रिय से मिलने की। शीतलता और आग का यह संयोग बहुत अद्भुत है, ठीक है। एक तरफ कहा कवि रो रो के बिल्कुल शीतल हो चुका है, और दूसरी तरफ प्रिय से मिलने की और उसको ना पाने की आज भी आग कवि के अंदर चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम के निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण, ठीक है। अब यहाँ पे कवि बताते हैं जो मेरी लाइफ है वो प्रेम के निराशा के कारण खंडर सी हो गई है, क्योंकि उनको उनके जो प्रिय हैं वो नहीं मिले हैं अभी तक। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक निछावर कर देते हैं, ठीक है। कवि यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब राजा प्यार के चक्कर में अपने बड़े बड़े महल तक निछावर कर देते थे। मैं तो उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए फिरता हूँ, ठीक है। कवि बताते हैं कि मैं उस प्रेम को अपने अंदर अपने मन में बसा के घूमता हूँ। और कवि जो है यहाँ पे, ठीक है, कवि जो है विरह की पीड़ा से व्यतीत है, अलग होने की पीड़ा, अपने प्रिय से दूर होने की पीड़ा से वो व्यतीत है। उसके हृदय में अपने प्रिय की यादें बची हुई है। कवि किसको याद करता है? अपने प्रिय को। उसके मधुर गीतों में निजी प्रेम को खोने की तीव्र वेदना सोई हुई है। जो कवि के जो गीत हैं, जो कविताएं हम पढ़ रहे हैं, इसमें छुपा हुआ है कुछ ना कुछ, और वो ये है कि जो उनके जो प्रिय हैं उसको खोने का जो दर्द है, जो वेदना है, वो कहीं ना कहीं छिपी हुई है, जो आज हम की हुई जो कविताएं पढ़ते हैं। आगे लाइनें हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हैं छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। यानी कि इसका प्रसंग क्या है? इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने बहुत सरल शब्दों में ये समझा दिया है कि भाई उसके हर गीत के पीछे उसका रुदन छुपा हुआ है। जो भी कविताएं, जो भी यहाँ पे गीत जो कवि हमें बता रहा है, कहीं ना कहीं कवि रो रहा है, कवि बहुत ज्यादा वेदना से पीड़ित है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, कवि कहता है कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो, यानी कि ये जो कविताएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं वो गाने नहीं है, वो वास्तव में कवि के हृदय का रुदन है। कवि जो दिल से रो रहा है उसको लिख रहा है अपनी कलम से, ठीक है। यह जो रोना है, जो रुदन है, ठीक है, ये प्रेम के निराशा का परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। ये जो उनको प्रेम में निराशा मिली है, जो उनका प्रिय उनके पास नहीं है, उसके परिणाम स्वरूप ही ये कविताएं आज हम पढ़ रहे हैं, वरना ये भी नहीं पढ़ पाते। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों से मैं फूट पड़ता हूं, यानी कि जब कवि फूट फूट के रोते हैं बहुत ज्यादा, जब वो मतलब आप समझ लो उदास होते हैं, तो उसमें एक नया छंद मतलब उसकी संज्ञा देते हो। कवि फिर एक कविता लिखते हैं, एक नया छंद लिखते हैं, और वो नया छंद बन जाता है, वही कवि के जो भाव होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही था। आगे देखते हैं। कवि स्वयं को कवि नहीं दीवाना कहलाना पसंद करता है, ठीक है। कवि मतलब खुद को दीवाना कहता है, और कवि अपनी वास्तविकता को जानता है। कवि को पता है भाई मेरे साथ क्या बीत रहा है। उसकी कविताओं के मूल में उसकी दीवानगी है। जो भी कविता आज हमने पढ़ी, आपने देखा होगा, उसकी कवि की जो एक दीवानगी है वो देखने को मिली। कवि कैसे अपने प्रिय को लेकर तंग है। कवि अपनी कविता के बारे में कहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम पीड़ा है। उसकी कविताओं के अंदर प्रेम की बातें हैं, सिर्फ जो उसके जीवन की प्रेम की बातें हैं। वेदना और दीवानगी भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी इसकी कविता के अंदर, ठीक है। तो यही था इसमें। आगे देखते हैं। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है, वास्तव में तो मैं कवि नहीं अभी तो प्रेम दीवाना।
कवि अपने बारे में खुद ही एक लाइन कह देते हैं कि भाई मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक दीवाना हूँ, प्यार मतलब प्यार का दीवाना, प्रेम दीवाना, ऐसा कवि खुद के बारे में कह देते हैं यहाँ पे। अब आगे है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी कि कवि इस काव्यांश के माध्यम से संसार को ये संदेश दे रहे हैं, भाई लास्ट मैसेज दे रहे हैं कवि अपने इस लास्ट काव्यांश में, कि सांसारिक झंझटों को भूलो, दुनियादारी को छोड़ो, प्रेम की मस्ती में खुद को लीन कर दो, मस्त रहो, ऐसा कवि बताते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि अपने प्रेम, देखो मैं आपको यहाँ बुलेट पॉइंट में समझाता हूँ व्याख्या, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखोगे तो आप पूरा पैराग्राफ में लिखना, बुलेट पॉइंट में मत लिखना। तो कवि बताते हैं कि अपने प्रेम की दीवानी में और मस्ती में कवि चूर है। कवि कहता है मैं प्रेम दीवानों की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ, भाई मेरा जीवन का एकमात्र जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो यही है कि प्रिय के प्रेम को पाना। मैं अपने उस प्रिय को पाना चाहता हूँ, उसके प्यार को पाना चाहता हूँ, और वो प्रिय कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई उनका मित्र हो सकता है, या कोई परिवारजन भी हो सकता है। आगे देखते हैं, मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिनको सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झूम जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। कवि बताते हैं खुद के बारे में, मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झोंकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। यानी कि सबको कवि का लास्ट संदेश है, भाई दुनियादारी से रहो दूर, मस्त रहो और अपने दुनिया में प्यार से रहो, ठीक है। तो अब मैं आपको एक संदर्भ बता देता हूँ जो कि आप हर काव्यांश में चला सकते हो, और वो सेम ही रहता है।